हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे कैल्विन साइकिल को। तो होप सो ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आपने इसके ऑलरेडी जो अपलोडेड वीडियोस हैं इसे ज़रूर देखा होगा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को। अब तक हमने इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि व्हाट डू यू नो, जिसमें कि इन जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है। इसके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जो 6 हैं वो पूरे हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है फोटोसिंथेसिस के लोकेशन को, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। उसके बाद हमने इसके पिगमेंट्स, फोटो सिस्टम्स, इसका पूरा इंफॉर्मेशन लिया है, PS1 PS2। उसके बाद हमने देखा है अपने प्रीवियस सेशंस में व्हाट इज लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन क्यों, हमने डार्क रिएक्शन के पहले ही लाइट रिएक्शन हमें पढ़ना है। तो लाइट रिएक्शन का नाम ऐसा क्यों है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज होने हैं डार्क रिएक्शन में, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन को जब हम फिक्स करने जाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, तो कार्बन को रिड्यूस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये CO2 के फॉर्म में है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और जब ये ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्स होगा तब इसको रिडक्शन होना ज़रूरी है। अब रिडक्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि ATP की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी इंफॉर्मेशन कि रिडक्शन हमेशा कोई रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर कौन रहेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? यहाँ पर है आपके पास NADPH+H+। नाउ अब बात यह है कि इस कार्बन को रिड्यूस करवाने के लिए हमें ATP की ज़रूरत भी पड़ेगी एंड रिड्यूसिंग पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो दोनों चीज़ें एक साथ है, NCERT कहती है दिस बोथ थिंग्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एसिमिलेटरी पावर। अब एसिमिलेटरी पावर का बनना ज़रूरी है डार्क रिएक्शन के पहले, तभी ये डार्क रिएक्शन यानी कि कार्बन की फिक्सेशन हो पाएगी और तभी प्लांट फूड बना पाएगा। अब ये एसिमिलेटरी पावर बनते कब हैं? एसिमिलेटरी पावर बनते हैं लाइट रिएक्शन में, और यही वजह है कि हमें लाइट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन के पहले पढ़ लेना है, क्योंकि यही तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। तो जब तक डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो अगर अवेलेबल नहीं होंगी तो तब तक डार्क रिएक्शन कैसे रन कर पाएगा। और यही वजह है कि लाइट रिएक्शन हमने पहले पढ़ लिया है। लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि कहाँ, यानी कि इसके लोकेशंस क्या है, किस जगह पर हुई है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे, दैट इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक, किस जगह पर होती है, किस में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, किसका क्या नाम है। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन हमने अपने प्रीवियस सेशंस के वीडियोस में पढ़ लिया है। नाउ आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो रहने वाला है डार्क रिएक्शन को लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। तो पहले आप NCERT बुक देखें, होप सो आप भी अपनी NCERT बुक लेकर बैठे होंगे, तब ये चीज़ें और भी क्लियरली समझ में आएंगी। ये है डार्क रिएक्शन। नाउ सी, इसका नाम, इस डार्क रिएक्शन का नाम कैल्विन साइकिल भी है। इसे आप C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कैल्विन साइकिल का नाम C3 साइकिल इसलिए जानते हैं क्योंकि इसको जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था मेल्विन कैल्विन, तो उनके नाम पर इनको आप समझते हैं कैल्विन साइकिल। ठीक है, चूंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है एक 3 कार्बन कंपाउंड जो कि है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए आप इसको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं C3 साइकिल। चूंकि इसमें आपको ग्लूकोज फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, इसीलिए आप इसको बायोसिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, तो ये तीनों नाम इसीलिए हैं। अब सबसे पहले इसका एक जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आखिर इस कैल्विन साइकिल में हम पढ़ेंगे क्या। देखिए ना, अब ध्यान से आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि एक प्लांट में होता क्या है, एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है RUBP, राइबुलोज बेस फॉस्फेट। ये RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, एक जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तब आपको C3 साइकिल और भी अच्छे से समझ में आएगी। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है सारे प्लांट्स के लिए। अब ये RUBP सबस्ट्रेट जो है इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड, और इसका एक बेस्ट फ्रेंड है। इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम है
रूबिस्को, रूबिस्को। अब राइबोलोज बिस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेशन भी करवा सकता है और ये ऑक्सीजनेशन भी करवा सकता है। कार्बोक्सिलेशन करवाने का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाने में हेल्प कर सकता है। ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब बात ये आई कि ये दोनों को ऐड करवाने में हेल्प कर सकता है, इसीलिए इसकी जो बिहेवियर है इस एंजाइम के रूबिस्को की, इसको बोलते हैं इट इज हैविंग डुअल बिहेवियर, दोहरा बिहेवियर है इसका। अब कब ये CO2 को ऐड करवाएगा और कब ये O2 को ऐड करवाएगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव कंसंट्रेशन। अगर CO2 का रिलेटिव कंसंट्रेशन O से ज़्यादा है तब ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा, और हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन को, यानी कि यहाँ पर ये फर्स्ट प्रोसेस करवाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। यानी कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात ये हुई कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो ये एक 5 कार्बन कंपाउंड और यहाँ पर एक 1 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, CO2 6 कार्बन कंपाउंड। अब हमें रिकॉर्ड रखनी है 6 कार्बन की, ठीक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो बनेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो इस यहाँ पर बनेगा वो बनेगा एक 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन हमने लिया, बाकी कार्बन कहीं नहीं जाने वाले, इसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये एक पहला स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। यहां से नीट आपको क्वेश्चन पूछती है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ड्यूरिंग C3 साइकिल इज, तो ये रहा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 कार्बन कंज्यूम्ड है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं। अब इस पूरे फोटोसिंथेसिस को आपको समझने के लिए इन जनरल हम बता रहे हैं, क्योंकि बाद में चल के हम पूरी साइकिल आपको बताएंगे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी कार्बन को फिक्स करने की जो प्रोसेस चलेगी, ये 3 स्टेप्स में चलेगी, ठीक। पहला स्टेप आपको मिलेगा यहाँ पर, जो यहाँ हो चुका है, दैट इज योर कार्बोक्सिलेशन। सो फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन यानी कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू RuBP सबस्ट्रेट। नाउ सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ये 2 हो जाएंगे तो आपकी फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्लूकोज का फिक्सेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप होता है यहाँ पर रिडक्शन का। रिडक्शन आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आखिर इस कार्बन को फिक्स करने के लिए, जब ये फूड बनाएगा तो इस कार्बन को फिक्स करने के लिए, ठीक है, फूड बनाने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा, कार्बन को रिड्यूस होना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस कार्बन को रिड्यूस होना पड़ रहा है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रोसेस क्या होनी चाहिए, सेकेंड प्रोसेस रिडक्शन की प्रोसेस, और इसीलिए यहाँ पर रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो सेकेंड प्रोसेस रिडक्शन एंड थर्ड प्रोसेस आप कहेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन, हु इज रीजनरेट, ठीक है, सो हु इज गेटिंग रीजनरेटेड, तो आप कहेंगे कि RuBP इज गेटिंग रीजनरेटेड। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझने की ये जरूरत है कि इस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 कार्बन कंज्यूम्ड है। अब इस 6 कार्बन में से, ठीक, एक कार्बन, ठीक है, ये एक कार्बन यूज हो जाएगा क्या बनाने में, एक कार्बन यूज हो जाएगा ग्लूकोज के सिंथेसिस में, C6H12O6 बनाने में, ठीक। आप कहेंगे कि ओनली 1 कार्बन इज यूज्ड, तो यहाँ पर C6 आपने क्यों लिखा। हम आपको ये बताना चाहते हैं हर साइकिल में सिर्फ एक कार्बन ही यूज होगा, इसीलिए पेपर में आप ये लिख सकते हैं 1/6 ऑफ C6H12O6। इसका मतलब हर साइकिल में सिर्फ एक कार्बन यूज हो रहा है ग्लूकोज के सिंथेसिस में, और यही कारण है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये जो केल्विन साइकिल है
ये 6 बार रन करेगी, इसके 6 टर्न्स होंगे, तब जाकर यानी कि 6 टर्न्स हो जाएंगे, तब जाकर ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 कार्बन, इसका मतलब 1 कार्बन किस में यूज हुआ, ग्लूकोज के सिंथेसिस में, और 5 कार्बन ये किस में यूज होंगे, तो 5 कार्बन यूज हो जाएंगे इस RUBP को रीजनरेट करने में। अब समझ में बात आ गई होगी आई थिंक आपके। ये 5 कार्बन किस में यूज हो जाएंगे, रीजनरेट करने में, है ना। देखिए RUBP की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है प्लांट के अंदर, आपको हर बार इसे रीजनरेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप नेक्स्ट बार आप इसे यूज कर पाएंगे। ठीक, तो हर बार साइकिल में क्या होगा कि 6 कार्बन में 5 कार्बन विल बी यूटिलाइज टू रीजनरेट दिस RUBP सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट इन द नेक्स्ट साइकिल, और एक कार्बन यूज होगा ग्लूकोज के सिंथेसिस करने के लिए। अब ये जो एक कार्बन जो यूज होगा, यहीं पर आपको सेकेंड प्रोसेस आ जाएगा, यानी कि सेकेंड प्रोसेस आप पढ़ लेंगे, दैट इज योर रिडक्शन का प्रोसेस। ठीक, और थर्ड प्रोसेस आपकी हो गई रीजनरेशन की प्रोसेस, यानी कि RUBP इज गेटिंग रीजनरेटेड। ये हम पूरा इंफॉर्मेशन देख लेंगे तो हमारी C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। हमने इस बोला था स्टार्टिंग में आपको कि इस रुबिस्को के बिहेवियर के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो रुबिस्को है इसका ड्वेल बिहेवियर है। जब रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर एज कंपेयर टू O, तब ये किसके साथ कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा। बट व्हेन O2 कंसंट्रेशन इज मोर देन CO2, ठीक है, तब ये क्या करेगा, तब ये ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करवाएगा, ऑक्सीजन के एडिशन को फैसिलिटेट करवाएगा, और तब इसकी बिहेवियर हो जाएगी ऑक्सीजनेज वाली, और तब जाकर ये क्या करवाएगा रुबिस्को RUBP में, CO2 की एडिशन नहीं बल्कि कार्बोक्सिलेशन नहीं बल्कि अब ये ऑक्सीजनेशन करवाएगा। और यहाँ पर जब ये करवाएगा तब एक बहुत ही खतरनाक काम करेगा, ये एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड है और ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है। अब जब ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाएगा तब जाकर ये एक प्रोसेस रन करवाएगा जिसके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है 2C, इसीलिए आप इसे कहते हैं C2 साइकिल। ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाएगा। अब फोटोसिंथेसिस तो हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन को, ये तो उल्टा काम कर रहा है। यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं बल्कि रिलीज हो रहे हैं। तो ये प्लांट के लिए एक बहुत ही आप कह सकते हैं घाटे का एक बिजनेस है ना। एक बिजनेस ऐसा चल रहा है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक, बट प्लांट को ना चाहते हुए भी ये सौदा करना पड़ता है। क्यों, रुबिस्को की इस बिहेवियर की वजह से, इसके ड्वेल बिहेवियर की वजह से। तो ये जो प्रोसेस है इसलिए आप इसे कहते हैं क्योंकि O2 का लेना, CO2 का रिलीज होना रिस्पायरेशन जैसा है, फोटोसिंथेसिस में हो रहा है ये, इसलिए हम इसे कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन, तो फोटो रिस्पायरेशन कहें, C2 साइकिल कहें, वेस्टफुल प्रोसेस कहें, क्योंकि ये यही एक जगह है पूरी फोटोसिंथेसिस में जहां की वेस्ट जा रहा है। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये डबली वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि एक तो ये नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को रोक दिया, इसने ग्लूकोज की फॉर्मेशन को रोक दिया, और दूसरा ये कार्बन को भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कार्बन कहाँ से आ रहा है। ठीक, और ये एक डबली वेस्टफुल प्रोसेस है, ऐसा कहने वाले साइंटिस्ट का नाम था वारबर्ग, और इसीलिए इसके हम वारबर्ग्स इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। वारबर्ग्स इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हम डार्क रिएक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम डार्क रिएक्शन में सबसे पहले इसका फेवरेट जो काम है, क्योंकि रुबिस्को वैसे भी CO2 से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने 2 कंडीशंस पढ़े ना कि व्हेन CO2 इज मोर देन O2 एंड CO2 इज लेस देन O2, तो आपने पढ़ा कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। बट आपने एक कंडीशन नहीं देखा कि जब CO2 और O2 अगर बराबर हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो कि अगर CO2 एंड O2 का रिलेटिव कंसंट्रेशन बराबर हो तब क्या करेगा रुबिस्को, तब इसकी दिखेगी इसका असली प्यार। तब ये फिर भी क्या करेगा, CO2 की फिक्सेशन को ही प्रमोट करवाएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि रुबिस्को अल्टीमेटली प्यार तो CO2 को ही करता है, लेकिन मजबूरी में जब ये ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका ऑक्सीजनेशन वाली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाती है,
इसके ऊपर हावी हो जाती है और ये ऑक्सीजनेशन करवाना शुरू कर देता है। सो आई थिंक ये इन जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। अब हम जब C3 साइकिल में जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियरली समझ में आएंगी कि आखिर ये कैल्विन साइकिल होता क्या है, क्योंकि ये इसका प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है। अब आपको एक अप्रोच क्लियर हो गया कि C3 साइकिल क्या है और C2 साइकिल क्या है, और उसके बाद एक और चीज़ आप पढ़ेंगे, आप ये देख पाएंगे कि ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, फोटो रिस्पायरेशन तो प्रॉब्लम वाली बात है, प्लांट के अंदर होना तो नहीं चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्लांट क्या कोई कोशिश करेगा कि उसके अंदर ये C2 की प्रोसेस ना हो, फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस ना हो? तो उन्हीं में से, जैसे हम भी अपने इन जनरल लाइफ में देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसी प्रॉब्लम में अडेप्ट करके उसी प्रॉब्लम के साथ जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ चेंजेस करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम उनके साथ ना हो। ऐसे ही कुछ प्लांट्स ने भी किया, प्लांट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब इवोल्यूशन के साथ साथ एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। कुछ प्लांट्स ने अपने बॉडी के अंदर कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस किए और उन्हीं एनाटॉमिकल चेंजेस का नाम है क्रैंच एनाटॉमी, और जिससे वो डेवलप हो पाए, कुछ ऐसा अपने बॉडी के अंदर कर पाए जिसके अंदर उनके अंदर फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होती। वो एक स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं जिन्हें आप C4 प्लांट्स के नाम से जानते हैं, और उनके अंदर एक अलग तरह की प्रोसेस चलती है C4 साइकिल। इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस C3 साइकिल को, ठीक है। इसका मतलब जब हम C3 साइकिल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम C4 साइकिल पढ़ेंगे। क्यों C4 साइकिल है? क्योंकि उनमें फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम मॉडिफाई हो जाएंगे, हम कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस कर लेंगे, बट इस घाटे के सौदे को हम नहीं कर सकते, ठीक है। उनके एनाटॉमिकल चेंजेस को हम पढ़ेंगे कि आखिर उन्होंने कौन सी ऐसी चालाकी की जिसकी वजह से फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस उनके अंदर नहीं होती, उसको हम देखेंगे। आज के डिस्कशन में हम करने वाले हैं इस C3 साइकिल को। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। चलते हैं अपने NCERT बुक पर। तो कैल्विन और उनके कुछ साथियों ने मिलकर they worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in cyclic manner. The RUBP was regenerated. Regeneration हमने देखा RUBP का. Let's now see how the Calvin pathway operates and where this sugar is synthesized. जो ग्लूकोज बनता है आखिर बनता कहाँ है? अब इसके लिए उन्होंने देखा कि ये जो फोटोसिंथेटिक की ये जो कैल्विन साइकिल की प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। तो ये आप समझ लें कि कैल्विन पाथवे जो है यानी C3 साइकिल जो है, ये हर उस प्लांट में होगा जहां फोटोसिंथेसिस चल रही है, ठीक है। सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होंगे। इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4, ठीक। कोई भी प्लांट हो, C3 साइकिल तो सब में होना ही है। अब इसके स्टेप में आपने देखा, फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या है इसकी? रिडक्शन। एंड थर्ड प्रोसेस है इसकी रीजनरेशन। हु इज गेटिंग रीजनरेटेड? RUBP इज गेटिंग रीजनरेटेड। अब यहां पर हम देखेंगे आखिर ये तीनों प्रोसेसेस कैसे हुए हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन is the fixation of carbon dioxide into a stable organic intermediate, that is your RUBP. Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP. अगर पूछा जाए किसके साथ कार्बोक्सिलेशन हुई है, आपके पास साइकिल में साफ साफ है RUBP के साथ कार्बोक्सिलेशन हुई है, RUBP के साथ CO2 का एडिशन हुआ है। अब दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, यानी कि RUBP जो रुबिस्को है, रुबिस्को एंजाइम, उसके कार्बोक्सिलेज बिहेवियर है ये, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, विच इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ कैल्विन साइकिल। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, इट वुड बी more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase, that is Rubisco, जैसा कि हमने यहां पर डिस्कस किया था, इट इज Rubisco। नाउ अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि ये एटमॉस्फेयर से CO2 RUBP सबस्ट्रेट के साथ आकर ऐड हो गया। यहां पर एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि इस प्रोसेस के दौरान हमें H2O की भी जरूरत पड़ती है,
ठीक है, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सेकेंड स्टेप आपके पास है रिडक्शन, यानी कि अब फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था वो आपका बन चुका है। ठीक है, और ये रहा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये था फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ये हमने देखा है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये रिडक्शन क्या हो रहा है। सो दीज आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और यहीं पर क्योंकि हमने देखा है कार्बन का रिडक्शन होगा तब जाकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि रीजनरेशन हो रही है। तो बेटर होगा कि हम इसको यहाँ से पढ़ने की कोशिश करें तो और भी चीज़ें आसान और समझ में आएंगी। एक्चुअली देख पा रहे हैं आपके पास एक स्क्रीन दिख रही है विच इज C3 साइकिल। अब ये रहा एटमोस्फेयर से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आया। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम है, ये तो एंजाइम का नाम है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सबस्ट्रेट है RUBP सबस्ट्रेट इस जगह पर, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये RUBP सबस्ट्रेट के साथ क्या हुआ, यहाँ पर H2O की भी जरूरत होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, दिस इज योर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट, आप कह सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरेट है ग्लिसरिक एसिड, इट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C3 साइकिल, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। क्वेश्चन आता है यहाँ से। नाउ नेक्स्ट इज, अब इस जगह पर अगर आप देखें तो अब सेकेंड प्रोसेस हो रही है, दैट इज स्टेप 2। तो स्टेप 1 आपका डन है, यानी कि कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है वो आपका हो गया। ठीक है, पहले भी बताया C3 साइकिल इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज डन, दैट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन इज डन। नेक्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन कह ले या कार्बोक्सिलेशन कह ले, बात सेम है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड स्टेप। तो कार्बोक्सिलेशन की रिजल्ट में क्या हुआ, पहला स्टेबल प्रोडक्ट आपका बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ अब आपको उस ATP की जरूरत पड़ेगी जो आपने लाइट रिएक्शन में बनाया है, ले आइए उसे। ATP की जरूरत है, यहाँ पर ATP आया। नाउ ATP की जरूरत हुई, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुए, और ये फॉस्फेट क्योंकि थर्ड पोजीशन पर ऑलरेडी फॉस्फेट एक पहले से ही था, अब आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर फॉस्फेट। इसका फॉस्फेट कहाँ आया, इसके फर्स्ट पोजीशन पर, और अब जाकर नाम हो गया, अभी भी ये 3 कार्बन कंपाउंड है, अब जाकर इसका नाम हो गया है 1,3 बिस, क्योंकि 2 जगह फॉस्फेट आ गए, 3 तो पहले से ही था, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई है। ठीक, अब आ रहा है, अभी रिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी रिडक्शन चल रहा है। नाउ क्योंकि रिडक्शन के लिए आपके पास क्या चाहिए, रिड्यूसिंग पावर भी चाहिए, तो अभी तो आपने एनर्जी लगाकर इसको फॉस्फोराइलेट किया, अब आप इसको क्या करेंगे, रिड्यूसिंग पावर लाएंगे। ले आइए रिड्यूसिंग एजेंट, कहाँ आपने बनाया था, लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनाया था ना आपने, तो ATP लाइए और NADPH प्लस H प्लस लाइए। अब उस NADPH प्लस H प्लस का आप यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन आएगा और इसके NADP प्लस रिलीज हो जाएंगे, वापस से ये रेडी है। ठीक है, दोबारा से लाइट रिएक्शन में जाकर यूटिलाइज होने के लिए, और यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर इसके फॉस्फेट निकलेंगे और यहाँ क्या बनेगा, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक 3GP के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ठीक है, इसे आप कहेंगे ग्लिसरल, यानी कि अब ये एसिड था ना यहाँ पर, अब ये एसिड से क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड बना, और एसिड से एल्डिहाइड बनने के लिए आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ से आया है, हाइड्रोजन आपने यहाँ से यूज किया है, NADPH प्लस H प्लस से, इसके पास जो 2 हाइड्रोजन थे ना, अब ये दोनों को आपने यूज कर लिया और NADP प्लस रिलीज हो गया, एसिड से एल्डिहाइड बना। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये इसके बाद अब ये चेंज होगा किसमें, राइबुलोज बाई फॉस्फेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं कि रिडक्शन की प्रोसेस हो गई है ना, एसिड है, एसिड से एल्डिहाइड बना है, और अब किसमें ये कन्वर्ट होने वाला है, राइबुलोज बाय 5 फॉस्फेट, 5th पोजीशन पर इसके साथ फॉस्फेट है, और ये थर्ड स्टेप आ गया आपका, दैट इज योर रीजनरेशन। क्योंकि अब ये क्या होगा, अब ये रीजनरेट होगा किसमें, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, यानी कि RUBP विल बी रीजनरेटेड। अब यहाँ पर ये RUBP क्या होगा, रीजनरेट होगा। ठीक, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है यहाँ पर, जैसा पहले भी बताया, आपको हर बार इसको रीजनरेट करना पड़ेगा, वापस से एक ATP की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब हमने ये देखा कि इस एक साइकिल में हर बार आपको कितने ATP की जरूरत पड़ रही है और हर बार आपको कितने NADH प्लस H प्लस की जरूरत पड़ रही है। ठीक है,
तो ये रहा पूरी की पूरी साइकिल। बेटर होगा हम इसको एनसीईआरटी में यहाँ पर भी ले आए। ठीक, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं वही सेम चीज़ है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर से CO2 आया, H2O आया, ठीक है। आरयूबीपी सबस्ट्रेट है आपके पास, आरयूबीपी की यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो गया। फर्स्ट स्टेप इज डन, ये फर्स्ट है यानी कि फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन वाली प्रोसेस डन है। उसके बाद एज ए रिजल्ट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज फॉर्म। इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब इसके बाद एटीपी की जरूरत पड़ी। यहाँ पर इस एनसीईआरटी बुक में आपके पास एटीपी एंड NADH प्लस H प्लस को एक ही साथ उसने यूज किया है, एसिमिलेटरी पावर को एक साथ उसने यूज कर लिया। और यहाँ पर उसने क्या बना दिया, यहीं पर डायरेक्ट उसने रिडक्शन करके दिखा गया। और वहां पर हमने इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस देखे हैं। रिडक्शन हुआ और इस रिडक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि अल्टीमेटली यहाँ पर वो सुक्रोज, स्टार्च ये तो बता रहे हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली जो 6 कार्बन थे ना, यहाँ पर 3 है और इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, है ना। तो 6 कार्बन में से 1 कार्बन ही यूज हो रहा है इसके ग्लूकोज के सिंथेसिस में। और चूंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, C6H12O6, और इसीलिए हर बार हम इसको 1/6 कर देंगे। और यही कारण है कि जब 6 बार ये साइकिल रन करेगी 6 टाइम्स, तो ये 6 टर्न के बाद 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देगा। यानी कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिस साइकिल नीड्स टू रन 6 टाइम्स। और जितनी भी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी सबको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कैलकुलेट करेंगे कितने एटीपी की ज़रूरत पड़ी है, कितने NADH प्लस H प्लस की ज़रूरत पड़ी है, और उतने उसको आप फिर क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करके तब आप बताएंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिस मच ऑफ ATP इज रिक्वायर्ड, दिस मच ऑफ NADPH प्लस H प्लस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और तब जाकर आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने ATP एंड कितने NADH प्लस H प्लस की ज़रूरत पड़ती है एक ग्लूकोज के लिए। अब ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पर ये सुक्रोज स्टार्च लिखे हैं क्योंकि ये सुक्रोज के फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, स्टार्च के फॉर्म में फूड सिंथेस स्टोर होता है, बट ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है। तो जनरली यहाँ पर आपको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एनसीईआरटी, आप ग्लूकोज के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। बिकॉज फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो तीनों का फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके जो 5 कार्बन बचे, ये 5 कार्बन वापस से रीजनरेट होने में हेल्प हो गए, यानी कि उसमें इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो अब ये 5 कार्बन का आपको ये वापस से रीजनरेट कर गया, यानी कि 3 स्टेप्स आपके कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन इज डन। ठीक, ये पूरी प्रोसेस थी। कार्बोक्सिलेशन आपने देखा था, रिडक्शन भी देख लेते हैं। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। वो रिडक्शन है जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की जरूरत पड़ जाएगी फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH प्लस H प्लस फॉर रिडक्शन पर CO2 molecule fixed. The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turns of the cycle are required for the removal of 1 molecule of glucose from the pathway. इसीलिए आपको बोला कि एक ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए ये साइकिल कितनी बार रन करेगी, 6 टर्न्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। थर्ड इज योर रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ द CO2 acceptor molecule, that is your RUBP, is crucial if the cycle is to continue uninterrupted। अगर इस साइकिल को बिना किसी रुकावट के रन करना है तो इसे हर साइकिल में RUBP को रीजनरेट करना पड़ेगा, तभी वो रीजनरेटेड RUBP को यूज करके नेक्स्ट साइकिल रन कर सकता है। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिडक्शन में कितने ATP की जरूरत पड़ी, 2 ATP की रिडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, रीजनरेशन में कितने ATP की जरूरत पड़ेगी आपको, 1 ATP की। सो 1 ATP की जरूरत आपको पड़ी रीजनरेशन में। रिडक्शन में कितने ATP की जरूरत पड़ी है, 2 ATP की। तो एक साइकिल में कितने ATP की जरूरत पड़ गई, 3 ATP की। तो 6 CO2 के लिए अगर हम बात करें, यानी कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको 6 CO2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्लस आपको कितने ATP की अगर हम बात करें तो 3 × 6, ठीक है, यानी कि 3 × 6 ATP की जरूरत पड़ेगी। अगर हम NADH प्लस H प्लस की बात करें, इसको कितनी जरूरत पड़ेगी, आप देखिए यहाँ पर कितनी जरूरत पड़ रही है। हर साइकिल में आपको 2 की जरूरत पड़ रही है, यानी कि 6 × 2 NADH प्लस H प्लस NADP
NADPH प्लस H प्लस, तब जाकर एक ग्लूकोज बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 18 ATPs आर रिक्वायर्ड एंड 12 NADPH प्लस H प्लस आर रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और वो आंसर में क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब 12 ATP 18 NADPH प्लस H प्लस, ऐसा कुछ। बट आपको अपने दिमाग में रखना है कि 18 ATP 12 NADPH प्लस H प्लस, क्योंकि पर साइकिल आपको 3 ATPs की जरूरत पड़ रही है, और ये 3 ATP आप ब्रेक करके भी जानते हैं कि रिडक्शन में 2 ATP एंड रीजनरेशन में 1 ATP, ठीक है ना। अब यहां पर आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द कैल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 ऑफ NADPH प्लस H प्लस आर रिक्वायर्ड। तो इसीलिए आपने क्या किया, 6 CO2 1 ग्लूकोज के लिए 18 ATP, ठीक है। इन तो आउट कितने होंगे, ADP की फॉस्फोरिलेशन यूज हो जाएगी, फॉस्फेट यूज हो जाएगा, तो ADP बचेगा, तो अल्टीमेटली 18 ATP है तो 18 ADP आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनका 18 फॉस्फेट यूज हो गया। 12 NADPH प्लस H प्लस, तो 12 आपके NADP प्लस वापस से आउट हो गए, रीजनरेट हो गए। So it is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH plus H plus used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. Very important. To make one molecule of glucose, 6 turns of the cycle are required. बहुत important point है। एक ग्लूकोज के लिए साइकिल कितनी बार रन करेगी कैल्विन साइकिल, 6 टाइम्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपके ये C3 साइकिल की पूरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन डन है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये C3 साइकिल। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे C4 साइकिल एंड C2 साइकिल, बोथ दोनों साइकिल को हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर कर लें। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, इनसे कुछ जानकारी आपको मिलती है, तो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 11th में हैं, 12th में हैं, और जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।